भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। इस विशेष साप्ताहिक शो में हम बात करते हैं परंपरा की, धरोहर की, कला की, इतिहास की, त्योहारों की और भारत की बहुरंगी संस्कृति की। इस अनूठे मंच पर हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत की परंपराएं, यहाँ की कला और इतिहास इसकी खास पहचान है। इस शो में हम आपको वो कहानियां सुनाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की खास झलकियों से। उनके जीवन पर केंद्रित पुस्तक अच्युतानंद मिश्र समावेशी शब्द साधक का लोकार्पण हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार देव नदी नर्मदा का अवतरण आकाश में स्थित भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसी तरह से ये शब्द जो है ओम सुभान लबों के ऊपर जो है विश्राम करने लगा। भोगदान, जो अपने इतिहास और अपनी बाल्टी सभ्यता के लिए काफी मशहूर है। झलकियों से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या कुछ लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि बीते हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में आयोजित हुए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से रहे। आइए उन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं और जल्दी से नजर डाल लेते हैं साप्ताहिक सुर्खियों पर। नई दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और साहित्यकार श्री अच्युतानंद मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर 2 दिसंबर को उनके जीवन पर केंद्रित पुस्तक अच्युतानंद मिश्र समावेशी शब्द साधक का लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ। इस अवसर पर IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय, सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, कला निधि प्रभाग के अध्यक्ष व डीन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, माधवराव सप्रे संग्रहालय, भोपाल के संस्थापक संयोजक विजय दत्त श्रीधर, मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, भोपाल के मंत्री संचालक कैलाश चंद्र पंत और प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी समेत कई साहित्यकार और पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अच्युतानंद मिश्र के सहयोगी रहे साहित्यकारों और पत्रकारों ने अपने संस्मरण साझा किए। अपनी पवित्र आचरण से, व्यवहार से, कर्तव्य से विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, अध्यापकों के लिए उनके घर और दफ्तर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे, खुले रहते थे। जिसकी जब मर्जी वो आए उनसे अपनी बात कहे, उनका समाधान वो कर देते थे। कि जिस व्यक्तित्व के ऊपर यह केंद्रित पुस्तक है वह शब्द का साधक है, और शब्द का साधक जो होता है वो बहुत परिश्रम उसे करना पड़ता है। शब्द की साधना और ब्रह्म की साधना में कोई अंतर नहीं। इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में पुस्तक के संपादक डॉक्टर मनीष चंद्र शुक्ल और प्रकाशक जितेंद्र पात्रो भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि अच्युतानंद जी को लेकर वक्ताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं
उनमें थोड़ी सी भी अतिरंजना नहीं है। अच्युतानंद जी का व्यक्तित्व सचमुच विराट है। पत्रकार के में रहते हुए, संपादक रहते हुए अच्युतानंद जी ने जो जन आंदोलनों में हिस्सा लिया है, जन आंदोलनों को मदद की है, लेकिन एक कार्यकर्ता की तरह से इन्होंने हम सब लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर अच्युतानंद मिश्र जी ने भी सभी वक्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैंने कोई नया काम नहीं किया, कोई अनोखा काम नहीं किया है। मैं आप सबके बीच से ही हूँ और आप सब मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। मैंने कोई ऐसा नया काम नहीं किया है, कोई ऐसा अनोखा काम नहीं किया है जो इसके पहले किसी ने नहीं किया हो। मैं आप सबके बीच में से ही हूँ और आप सभी लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। पुस्तक के बारे में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने इसके फ्लैप पर लिखा, ये पुस्तक निस्संदेह पत्रकारों, पत्रकारिता के छात्रों, शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 1 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन हुआ। IGNCA के राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय था राजभाषा की प्रगति कैसे संभव हो। इस अवसर पर गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग की पूर्व निदेशक मंजुला सक्सेना ने अपने विचार साझा किए। ये कार्यशाला न सिर्फ हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनी, बल्कि राजभाषा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने में भी सफल रही। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरफ। हम सबकी जिंदगी में संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संगीत की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। भारत का हर राज्य, हर क्षेत्र अपने अनूठे लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में भी लोक रंग की अलग छटा देखने को मिलती है। सच कहें तो पंजाब का नाम आते ही ना शरीर में थिरकने पैदा होने लगती हैं। तो आज संस्कृति संवाद के हमारे इस सेगमेंट में सुनते हैं पंजाब का लोक संगीत देशराज लचकनी जी से। उनके धत जत्था यानी संगीत मंडली में 3 पीढ़ियां एक साथ मंच पर परफॉर्म करती हैं। देशराज जी गाते हैं और उनके सुपुत्र सुरजीत खान सारंगी तथा उनके पोते अरमान अली धत पर संगत करते हैं। रानी सुंदरा बेनती कर दी वी रानी सुंदरा सुंदरा बेनती कर दी जो भी दीवा बन के गल सुन ले सोनिया मेरी वे गल सुन ले सोनिया मेरी गल सुन ले सोनिया मेरी सचमुच जान लई तेरे बाजों होर ना कोई वे तेरे बाजों होर ना कोई मैनू आ प्यारा जग ते पूरना वे अखियां दे राह सामने जाई दूरना प्रीति लोग भावें लख वसदे असि रूपा असि रूप गवा लिया अपना नहीं असि रूप रूप गवा लिया अपना तन पड़ वाले रानी सुंदरा सुंदरा जग दा प्यार छड़ के पाइया मुंद
मुखड़ा सुहावा सजना वे तेरा मुखड़ा सुहावा सजना वे तेरा मुखड़ा सुहावा सजना वे जौद मीत चंद वर्गा मिठे बोलवे सोहणिया तेरे दिल मेरा लगे लुट के पूरना वे अखियां दे रहो सामने जाई दूर ना मिठे बोलवे सोहणिया तेरा मुखड़ा सुहावा सजना वे जौद मीत चंद वर्गा दंद मोतियां दे वर्गे दाने दिल मेरा लगे लुट के मिठे बोलवे सोहणिया तेरे दिल मेरा लगे लुट के पूरना वे अखियां दे रहो सामने जाई दूर ना मिठे बोलना राणीए मेरे नी मिठे बोलना हाँ बोलना राणीए मेरे मिठी बाणी सतगुर दी जेड़ी रब दे ददार कराऊंगी झूठे जग नालों तोड़ के सुंदरा दी जग दा प्यार छड्ड के पईयां मुंदरा गल सुन ले अखीरी मेरी वे गल सुन ले अखीर दी मेरी वे गल सुन ले अखीर दी मेरी सचमुच जान लई तू मेरा पे मैं हाँ तेरी मेरी एक जिंदड़ी जिंद तेरियां हथां विच निकले सुरखां नूं जान हड्डियां पूरना दिन कट्टिए शौक दे शौकी वे दिन कट्टिए हाँ कट्टिए शौक दे शौकी आजा तो मेरा मिल के जिंद तेरियां हथां विच निकले सुरखां नूं जान हड्डियां पूरना वे अखियां दे राह सामने जाई दूर ना तो अभी आपने सुना देशराज लचकनी जी से पंजाब का जीवंत लोक संगीत। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। नदियां जीवनदायिनी होती हैं। हमारे देश में तो नदियों की पूजा भी की जाती है, इसीलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा समेत अनेक नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। नर्मदा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसका एक नाम रीवा भी है। भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहने वाली नर्मदा देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से हुआ है। आदि शंकराचार्य ने मां नर्मदा की स्तुति नर्मदाष्टक में लिखा है, सर्व तीर्थ नायकम, यानी सभी तीर्थों में नर्मदा सर्वप्रथम है। तो सिने सर्कल के हमारे खास सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी पुण्य सलिला नर्मदा पर आधारित फिल्म देव नदी नर्मदा। स्कंद पुराण के अनुसार देव नदी नर्मदा का अवतरण आकाश में स्थित भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसीलिए जो लोग नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोकों में विहार करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। वेदों और पुराणों में इन 7 गंगाओं में से नर्मदा जी को एक पवित्र देव नदी कहा गया है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर की खंबात खाड़ी में विलय होने तक नर्मदा नदी लगभग 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उद्गम कुंड। नर्मदा कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहीं से नर्मदा प्रवाहमान होती है। मेकल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर 200 किलोमीटर तक सतपुड़ा के घने जंगलों के मध्य बहती हुई नर्मदा नदी जबलपुर पहुंचती है। भेड़ा घाट। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की जलधारा खुले में नहीं बल्कि दूर दूर तक दोनों तरफ खड़ी नीली
गुलाबी और पीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इंदिरा सागर से निकलकर नर्मदा जी ओमकारेश्वर के लिए चल पड़ती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मोरटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मानदाता द्वीप पर स्थित है। मानदाता द्वीप पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। महेश्वर। ओमकारेश्वर में भगवान शिव की प्रदक्षिणा करके आनंददात्री भगवती नर्मदा महेश्वर मंदिर में उपासना करने के लिए महेश्वर पहुंच जाती हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से निकलकर नर्मदा जी भरूच में प्रवेश करती हैं। नर्मदा जी अनवरत बिना विश्राम किए चलते चलते अपने अंतिम पड़ाव गुजरात में सफर करती हैं। गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध अमेरिका के ग्रैंड कॉली बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अरब सागर की खंबात खाड़ी में नर्मदा का सबसे विस्तृत और विस्मित करने वाला संगम होता है। ऐसा लगता है मानो आत्मा से परमात्मा का महामिलन हो रहा है। सिने सर्कल सेगमेंट के बाद अब बारी है विशेष साक्षात्कार की। भारत में गायन की कई विधाएं प्रचलित हैं, जैसे कि लोकगीत, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, गजल, भजन और शास्त्रीय गायन। भारतीय संगीत श्रेष्ठता के जिस सोपान पर खड़ा हुआ है, उसमें अनेक संगीत साधकों का योगदान रहा है। विशेष साक्षात्कार के इस सेगमेंट में आज हम आपको मिलवा रहे हैं भारतीय संगीत की एक अनमोल हस्ती से, जिन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वो महान शख्सियत हैं देश के नामचीन शास्त्रीय गायकों में से एक, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्म भूषण उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर। उनकी गायकी में गहराई है, नफासत है और भावनाओं का वो जादू है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। उन्हें संगीत की कई शैलियों में महारत हासिल है। तो आइए विशेष साक्षात्कार में देखते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। मैंने नहीं कहा। हाँ, ठीक फरमाया। ये है वो सिलसिले कि जिसको आप समझें कि बुजुर्गवारों ने फरमाया कि जो ही मात्रा लेके सो ही सुर के जाना। हम जो भी राग शुरू करते हैं, हम उसको ज़हनी तौर पर अंदर से इनर वे में हम उसको कायम करते हैं। मेरे वालिद के फरमाने के मुताबिक तो बहुत ही उनका बड़ा अजीम कंसेप्शन था। उन्होंने कैसे दर्शन किए होंगे। लिहाजा वो फरमाया करते थे, जब तालीम दिया करते थे, अरे कि बेटा तू इसको छूना चाहता है, यानी स्वर को, क्या लताफत होगी, क्या मकाम होगा। वो फरमाते थे कि बेटा तू इसको छूना चाहता है, अरे बेटा ये तो देखने से मैला हो जाता है, राग तेरे आंखों में ना उतरा तो तू क्या गाएगा। तो मतलब कहने का है कि राग को जो है साक्षात रूप में देखा जाता है, रूहानियत के बेसिस पर। वैसा ओम का क्या उच्चारण होता है कि हम अपने होंठों पर इसका जो ओम का जो उच्चारण है, हम उसको जैसे कि आंखों को के अंदर आंसू आ जाते हैं और हम जैसे आप ठहर जाते हैं, इसी तरह से ये शब्द जो है ओम सुभान अल्लाह लबों के ऊपर जो है विश्राम करने लगता है। ईड़ा पिंगला खुश बना। आपके घराने में ये मान्यता है कि फ़कत ध्रुपद गायन में ही नहीं बल्कि आलाप में भी 4 सेगमेंट्स होते हैं, अस्थाई, अंतरा, अभोग, संचारी। तो ये मेरे लिए तरह नई सी बात है, पहले इस पर रोकते जाने का। सवाल ये है कि राग को हम जो है कॉम्बिनेशन नहीं मानते हैं, हम राग को पर्सनैलिटी के रूप में मानते हैं। इसलिए हम राग की बढ़त नहीं करते, हम राग का विस्तार करते हैं। बढ़त सरगम की होती है, जो
5040 में जाके खत्म है। जिसका नाम विस्तार है वो अनंत है। समय के साथ कलाकारों के अपने अपने मूड के अनुसार, जो भी वातावरण है उसके अनुसार, बुजुर्गों का जो कौल है, जैसे कि हमारे परम गुरु बाबा स्वामी हरिदास जागुरु तानसेन जी ने फरमाया, अर्ज किया कि हुजूर सुर की शुद्धता का क्या मयार है, क्या मकाम है? आपने फरमाया जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना सुर सच्चा। कि इसको आम तौर पर लोग ध्रुव तारा जो है उसके मानिंद इसको कहा जाता है कि ये उसकी यानी अटल है और उसूलों का पूरा पाबंद है। तो जाहिर बात है कि जो बाउसूल होता है वो जब कदम रखता है तो बाउसूल कदम होता है। तो ध्रुपद को पद भी आप कह सकते हैं कि उसकी जो पद यात्रा है वो हक के ऊपर है, सत्य के ऊपर है। इसको पद भी कहते हैं, कदम भी कह सकते हैं आप, इसलिए ध्रुव पद। लोगों के सामने ये भी है कि ध्रुपद बहुत भयानक चीज है। हम खुद सुन के देखें कि कितना भयानक है, कितना शाहे मुरैद दा ये रूह का सिलसिला है, मशीनी का सिलसिला नहीं। लिहाजा हम मजबूर हैं इस सिलसिले में, क्योंकि हम चाहते हैं वो क्रीम दुनिया के सामने आए। वरना इस शब्दों के क्या है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दुनिया में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के सिलसिले मौजूद है, लेकिन ये सीधे साधे के भजन है। मन विश्वनाथ जैसे मनावे, देख याहू नैनन ते जहाँ जहाँ मन जावे, शयन करत प्रयनाम जान, निद्रा लेत ज्ञान रे ध्यान, चलत फिरत प्रदक्षिण मन, जहाँ तहाँ मन आवे जावे, भजरे मन विश्वनाथ। वारो री मैं गन वारो अब हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के आखिरी हिस्से, यानी मेरा गांव मेरी धरोहर सेगमेंट में। इसमें हम आपको भारत के किसी विशिष्ट गांव की अनूठी लोक कला और वहां की परंपरा से परिचित कराते हैं, जो उसकी खास पहचान को दर्शाती है। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक अहम हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य गांव की सांस्कृतिक धरोहर का डॉक्यूमेंटेशन करना है, ताकि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जा सके। तो आज हम आपको इसमें लिए चलते हैं लद्दाख के गांव बोगडांग में। बोगडांग, जो अपने इतिहास और अपनी बाल्टी सभ्यता के लिए काफी मशहूर है। गांव में कुल 272 परिवार रहते हैं और गांव की जनसंख्या 1988 है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में 4 स्कूल उपलब्ध हैं। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कूटू और अखरोट हैं। 1971 तक बोगडांग शोक नदी पर लद्दाख का सबसे उत्तरी गांव था। इस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले गिलगित स्काउट्स को गांव से बाहर ढकेल दिया गया था। बोगडांग में जामा मस्जिद नाम से एक मस्जिद है, जिसका निर्माण 80 साल पहले किया गया था। यहाँ आज भी भेड़ के फर से शॉल बनाई जाती है। गांव में 2 आटे की चक्की भी हैं, जो पानी से चलती हैं, जिसका इस्तेमाल गांव का हर व्यक्ति अपने अनाज को पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चक्की झरने से बहने वाले पानी के बहाव से चलती है। गांव में 2 झरने पाए जाते हैं। गांव में हर साल पोलो और क्रिकेट फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी भाग लेते हैं और साथ ही
पोलो की प्रतियोगिता भी होती है। गांव में बहुत से त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि नवरोज, पेंगांग और त्रुफला। नवरोज, जिसे कभी कभी नवरोज के रूप में भी लिखा जाता है, फारसी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि नवरोज की उत्पत्ति प्राचीन फारस में हुई थी। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने सजेशंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इस स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विराट संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।